बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय का दूसरा चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, संक्षेप में उत्तर दीजिए। और यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है बच्चों, आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब खेती से इतनी उपजें होती हों कि वह शहर में रहने वाले लोगों का भी पेट भरने में समर्थ हो सके। शहर में लोग घनी बस्तियों में रहते हैं, अतः जहाँ शहर का विकास होता है वहाँ की जमीन का प्राकृतिक रूप से उपजाऊ होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसी जमीन ही अधिक से अधिक लोगों को खाद्यान्न प्रदान करने में समर्थ हो सकती है। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे, लेकिन केवल प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही शहरीकरण के कारक कदापि नहीं हो सकते। शहरीकरण के अन्य कारक भी हैं, जैसे उद्योगों का विकास, उन्नत व्यापार, लेखन कला का विकास, श्रम विभाजन और कुशल परिवहन व्यवस्था आदि। इन कारकों ने भी शहरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे लिखेंगे, प्राचीन काल में उद्योगों का विकास शहरीकरण की एक अति आवश्यक शर्त थी। उद्योग मात्र शहरों में रहने वाले लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करते, अपितु विभिन्न प्रकार के मजदूरों एवं कारीगरों को आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराते हैं। वास्तव में नगर जीवन और लोगों का एक स्थान पर बसना तभी संभव है जब विशाल संख्या में लोग अलग अलग गैर खाद्यान्न उत्पादक कार्यों में लगे हों। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे, उन्नत व्यापार शहरीकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। व्यापार के द्वारा ही नगरों में बनने वाला माल ग्रामों में पहुंचता है और ग्रामों से कच्चा माल तथा खाद्यान्न शहरों में पहुंचता है। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया में अच्छी लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के पत्थर आदि तुर्की, ईरान से आयात किए जाते थे। इसके स्थान पर मेसोपोटामिया से कपड़ा और कृषि संबंधी उत्पाद अन्य देशों को निर्यात किए जाते थे। ठीक है, आगे लिखेंगे, शहरी विकास के लिए लेखन कला की अहम भूमिका रही है। इसका कारण यह है कि हिसाब किताब की व्यवस्था के बिना व्यापार की किसी प्रकार की प्रगति संभव नहीं है। निसंदेह लेखन कला के विकास ने मेसोपोटामिया में नगरों के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखन कला के साथ साथ शहरीकरण के लिए सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था भी अति आवश्यक है। व्यापार की प्रगति के लिए शांति और सुरक्षा की स्थापना कुशल प्रशासन द्वारा ही संभव है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कांस्य युग में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादक मुख्य रूप से शासक वर्ग और मंदिरों पर ही निर्भर होते थे। प्रशासक वर्ग केवल कानून और व्यवस्था का संचालन ही नहीं करते थे, अपितु श्रम विभाजन को भी नियंत्रित करते थे। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे, निसंदेह श्रम विभाजन ने ही शहरीकरण की गति को बल दिया। नगरीय जीवन और लोगों का एक स्थान पर बसना तभी संभव हो पाता है जब अनेक लोग विभिन्न गैर खाद्यान्न उत्पादक रोजगारों, उदाहरण के लिए धातु कर्म, मुहर, नक्काशी, प्रशासन, मंदिर सेवा आदि में लगे हों। ऐसी स्थिति में शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन का होना नितांत आवश्यक है। इसका कारण यह है कि शहर के निर्माताओं को अपने अपने उद्योगों के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें केवल किसी एक स्थान से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार एक ही व्यक्ति सभी प्रकार के वस्तुओं के निर्माण में कुशल नहीं हो सकता। यही कारण है कि औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास में श्रम विभाजन का पालन अति आवश्यक हो जाता है। कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरीकरण के लिए अति आवश्यक होती है। परिवहन व्यवस्था अच्छी होने पर ग्रामों से पर्याप्त मात्रा में अनाज शहरों में भेजा जा सकता है और शहरों में तैयार वस्तुओं को ग्रामों तक पहुंचाया जा सकता है। मेसोपोटामिया की नहरें तथा प्राकृतिक जल संसाधन छोटी बड़ी बस्तियों के बीच परिवहन के अच्छे साधन थे। यही कारण है कि उन दिनों फरात नदी व्यापार के विश्व मार्ग का कार्य करती थी। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे, अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि शहरीकरण के विकास में प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर के साथ साथ अनेक अन्य कारक भी उत्तरदायी थे। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद आता है आपका फिर दूसरा प्रश्न,
और यहाँ पर पूछा है आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं थी जिनकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ था, और निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली दशा है अत्यंत उत्पादक खेती, ख है जल परिवहन, फिर है धातु और पत्थर की कमी, फिर ग है श्रम विभाजन, फिर मुद्राओं का प्रयोग, और च है राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, कांस्यकालीन सभ्यताओं के दौरान अनेक शहरों का विकास हुआ। वस्तुतः शहर विशाल जनसंख्या के निवास स्थान होते हैं और इसके अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु भी हैं। यही कारण है कि शहर ग्रामों की अपेक्षा अधिक घने और बड़े क्षेत्र में बसे हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे प्रारंभिक शहरीकरण की आवश्यक दशाएं और पॉइंट बनाकर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क अत्यंत उत्पादक खेती। यहाँ पर लिखेंगे निसंदेह अत्यंत उत्पादक खेती प्रारंभिक शहरीकरण की एक अत्यंत आवश्यक दशा थी। यह निर्विवाद है कि शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब खेती में इतनी उपज होती हो कि वह शहर में रहने वाले लोगों का पेट भरने में समर्थ हो सके। शहरों में लोग घनी बस्तियों में रहते हैं, अतः कहा जा सकता है कि जिस स्थान पर शहर का विकास होता है उस स्थान पर जमीन का प्राकृतिक स्वरूप उपजाऊ होना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं मेसोपोटामिया का शहर के रूप में विकास होना इसका प्रमाण है। आई बात समझ में? इसके बाद दूसरी दशा पर लिखेंगे आप ख में जल परिवहन और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों जल परिवहन भी शहरीकरण के लिए अत्यंत उत्पादक खेती से कम आवश्यक दशा नहीं थी। प्रारंभिक काल में बोझा ढोने वाले पशुओं की पीठ पर लादकर व बैलगाड़ियों में भरकर शहरों में कृषि उत्पाद को ले जाना सरल नहीं था। इन माध्यमों से परिवहन में अत्यधिक समय लगता था। इनकी अपेक्षाकृत कांस्यकालीन सभ्यताओं में जल परिवहन खाद्यान्न एवं अन्य सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक सस्ता एवं सुरक्षित साधन था। खाद्यान्न व अन्य सामान से भरी नौकाएं नदी की धारा के साथ चलती थी, परिणामतः उन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता था। प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें तथा प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच परिवहन के अच्छे साधनों के रूप में कार्य करती थी। यही कारण था कि जल परिवहन मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरीकरण के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। आई बात समझ में? इसके बाद लिखेंगे बच्चों ग धातु और पत्थर की कमी। हेडिंग डालकर लिखेंगे धातु और पत्थर की कमी ने भी मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरीकरण को बल दिया। निसंदेह उन्नत व्यापार की अवस्था शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त व्यापार के द्वारा ही नगरों में बनने वाला माल ग्रामों में पहुंचता है और ग्रामों से कच्चा माल तथा खाद्यान्न शहरों में आता है। मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों की दृष्टि से संपन्न था, किंतु वहां खनिज पदार्थों की कमी थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें और आभूषण आदि बनाने के लिए अच्छे पत्थरों तथा गाड़ियों के पहिए अथवा नावें बनाने के लिए अच्छी लकड़ी का अभाव था। इसी तरह औजार, बर्तन और आभूषण बनाने के लिए अच्छी धातु भी उपलब्ध नहीं थी, अतः वे वस्तुएं व्यापार के द्वारा ही प्राप्त की जाती थी। इसके साथ ही मेसोपोटामिया से कपड़ा और कृषि संबंधी उत्पादों को अन्य देशों के लिए निर्यात किया जाता था। मेसोपोटामिया में अच्छी लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थर आदि तुर्की, ईरान तथा खाड़ी के अन्य देशों से आयात किए जाते थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे लिखेंगे शहर के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न दशाएं और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों। फिर लिखेंगे घ और यहाँ पर लिखेंगे श्रम विभाजन। फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे नगर जीवन और लोगों का एक स्थान पर बसना तभी संभव होता है जब अनेक लोग विभिन्न गैर खाद्यान्न उत्पादक रोजगारों जैसे धातु कर्म, मुहर, नक्काशी, प्रशासन, मंदिर सेवा आदि में लगे हों। शहर के विनिर्माताओं को अपने अपने उद्योगों के लिए ईंधन, धातु, अनेक प्रकार के पत्थर की आवश्यकता होती है। इन चीज़ों को केवल एक स्थान से प्राप्त करना असंभव है। इसी प्रकार कोई एक व्यक्ति सभी प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में कुशल नहीं हो सकता। परिणामतः औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास में श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वस्तुतः शहरीकरण की प्रक्रिया से श्रम विभाजन को भी बल मिलता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है बच्चों मुद्राओं का प्रयोग और यहाँ पर आप हेडिंग डालकर लिखेंगे शहरीकरण के विकास के कारण मुद्राओं के प्रचलन को बल मिला। निसंदेह मुद्राओं के प्रचलन ने साहूकारों, विभिन्न व्यवसायों, व्यापार तथा सरकार के काम को सरल बना दिया।
हम जानते हैं कि प्राचीन काल में शहरों का लेन देन अवैयक्तिक रूप से होता था। जिन लोगों से लेन देन होता था वे सामान्यतः एक दूसरे से अपरिचित होते थे, अतः संदेशों, दस्तावेजों और सामान के गट्ठरों को भेजते समय मुहर लगाना अनिवार्य समझा जाता था। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे चय, राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, शहरीकरण की प्रक्रिया ने राजाओं की सैन्य शक्ति की आधारशिला रखी। हम जानते हैं कि शहरीकरण और औद्योगिकीकरण तथा व्यापारिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। व्यापार के विकास के लिए शांति और सुरक्षा अति आवश्यक है, जो कि किसी शक्तिशाली केंद्र द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। परिणामतः शहरीकरण के साथ साथ कानून व्यवस्था की देखभाल तथा श्रम विभाजन पर नियंत्रण अति आवश्यक हो गया। इसके फलस्वरूप राजा की सैन्य शक्ति में भी वृद्धि होने लगी। उदाहरण के लिए यदि मेसोपोटामिया का शहरीकरण हुआ तो वहाँ एक कुशल और शक्तिशाली केंद्र शासक का भी उदय हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका, यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो जानते हैं आप, उत्तर में लिखेंगे मेसोपोटामिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि इसके पश्चिमी मरुस्थल से यायावर समूह के कई झुंड इसके उपजाऊ एवं संपन्न मुख्य भूमि प्रदेश में आते रहते थे। ये पशुचारक गर्मी के मौसम में अपनी भेड़ बकरियों को इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में ले जाते थे। अनेक बार ये यायावर समूह गरियों, फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में इस उपजाऊ प्रदेश में आते थे और अस्थायी रूप से इसे ही अपना निवास बना लेते थे। ये खानाबदोश, अकदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के लोग ही थे। ठीक है, आगे लिखेंगे पशुचारक अपने पशुओं तथा उनके उत्पादों जैसे पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले अनाज और धातु के औजार आदि लेते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भूमि को उपजाऊ बनाती थी, इसलिए यह खाद किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। किंतु यदा कदा किसानों और पशुचारकों अथवा गडरियों के बीच झगड़े भी हो जाते थे। प्रायः ऐसा होता था कि पशुचारक अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों के बीच से निकालकर ले जाते थे। परिणाम था किसानों की फसल को हानि पहुंचती थी, यहाँ तक कि कई बार खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती थी। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे मारी के अभिलेखों से जाहिर होता है कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में पशुचारकों के आगमन पर नजर रखी जाती थी। निसंदेह चरवाहे कभी उपयोगी साबित हो सकते थे तो कभी हानिकारक भी। यदि शहरी लोगों के साथ पशुचारकों का संबंध दोस्ताना नहीं होता तो वे आवागमन के प्रमुख रास्तों को भी हानि पहुंचा सकते थे। इसके अतिरिक्त कभी कभी खानाबदोश पशुचारक लूटमार की गतिविधियों में भी लिप्त हो जाते थे, यहाँ तक कि वे किसानों के गांवों पर हमला कर देते थे और इनका इकट्ठा किया गया अनाज आदि लूटकर ले जाते थे। ठीक है, आगे लिखेंगे उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी जाहिर है कि ये यायावर पशुचारक घास के मैदानों में अथवा सड़क के किनारे तंबू में रहा करते थे। वे प्रायः राहजनी के कार्यों में लिप्त रहते थे। मारी राज्य में कृषक व पशुचारक दोनों निवास करते थे, फिर भी मारी नगर के राजा इन पशुचारक समूह की गतिविधियों के प्रति अत्यधिक सावधान थे। पशुचारकों को राज्य में चलने फिरने की तो अनुमति थी, किंतु उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों व संस्कृतियों के लिए खुली थी। निसंदेह विभिन्न जातियों तथा समुदायों के लोगों के आपसी मेलजोल से वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आता है आपका चौथा प्रश्न है, यहाँ पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, सुमेरियाई लोग बहुदेवतावादी थे। प्रत्येक ग्राम का और प्रत्येक शहर का अपना देवता होता था। निसंदेह उनके देवी देवताओं की संख्या विशाल थी और उनमें से अधिकांशतः प्रकृति की शक्तियों के प्रतिनिधि थे। उदाहरण के लिए इन्नाना प्रेम और युद्ध की देवी थी, तो उर चंद्र देवता था। ये सुमेर के लोकप्रिय देवी देवता थे। इसके अतिरिक्त एनलिल सुमेर में पूजे जाने वाले देवताओं में सर्वप्रमुख था। इस देवता को मानवता का स्वामी और राजाओं का राजा माना जाता था। विभिन्न देवी देवताओं के निवास के लिए बनाया गया मंदिर उनके घर होते थे। ठीक है, आगे लिखेंगे प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण विशेष योजना के आधार पर किया जाता था। मंदिर का केंद्रीय कक्ष देवी देवता की प्रतिमा कक्ष से जुड़ा होता था। इसके अतिरिक्त मंदिरों के दोनों तरफ गलियारा होता था, परंतु बाद के काल में मंदिरों का निर्माण घर की योजना अनुसार होने लगा। इसके अंतर्गत एक खुले आंगन के
चारों ओर अनेक कमरे बनाए जाते थे। देवी देवता की मूर्ति के दर्शन सीधे नहीं होते थे। वहां तक पहुंचने के लिए आंगनों, बाहरी कक्षों और तिरछे अक्षों से गुजरना पड़ता था। इसके अतिरिक्त सभी मंदिर एक जैसे बने होते थे, अतः वे घर जैसे दिखते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि मंदिर मानव जीवन से जुड़ी लगभग सभी गतिविधियों के केंद्र बिंदु थे। इतिहास गवाह है कि सुमेरिया के नगर राज्यों पर ऐसे सरदारों अथवा राजाओं ने शासन किया जो पुजारी भी थे। संदर्भित काल में राजस्व पुजारियों के कामकाज से जुड़ा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि एक ही व्यक्ति पुजारी एवं शासक दोनों रूपों में कार्य करता था। इस प्रकार मंदिर पूजा स्थल के साथ साथ प्रमुख पुजारी और शासक का निवास स्थल भी था। इसके अतिरिक्त मंदिर सार्वजनिक जीवन का केंद्र बिंदु भी था। सार्वजनिक जीवन से संबंधित कार्यों का मार्गदर्शन मंदिर से ही किया जाता था। मंदिर में गोदाम, कारखाने तथा कारीगरों के बड़े बड़े निवास सम्मिलित थे। मंदिर व्यवस्थापक व्यापारियों के नियोक्ता, आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक आदि के रूप में भी कार्य करता था। इन्हीं मंदिरों में जादू टोने से बीमारियां ठीक हो जाती थी। इसी स्थान पर लिखाई पढ़ाई का कार्य संपन्न होता था। साथ साथ ज्योतिष जानने वाले इसे प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार मंदिर धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु होने के कारण आकार, प्रकार और क्रियाकलाप के दृष्टिकोण से घर जैसे ही होते थे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर संक्षेप में निबंध लिखिए। और यहाँ पर पांचवा प्रश्न आपके लिए, शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई? आपके विचार से उनमें से कौन सी संस्थाएं राजा की पहल पर निर्भर थी? उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, मेसोपोटामिया में कालांतर में अनेक भव्य नगरों का निर्माण हुआ, जिनमें उरूक, लांगास, बेबीलोन व मारी प्रमुख नगर थे। दक्षिणी मेसोपोटामिया में लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप नई नई बस्तियां स्थापित होने लगी थी। इन बस्तियों में से कुछ बस्तियों ने प्राचीन शहरों का रूप धारण कर लिया था। इन शहरों की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित विशेषताएं भी थी। और क्या क्या विशेषताएं थी, आइए पॉइंट से लिखेंगे आप। मंदिर के चारों तरफ विकसित शहर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे व्यापारिक केंद्रों के आसपास विकसित शहर। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों शाही शहर। ठीक है, इसके बाद आगे लिखेंगे मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार लड़ाइयाँ होती रहती थी। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, जो मुखिया लड़ाई जीत जाते थे वे अपने साथियों एवं अनुयायियों में लूट का माल बांटकर उन्हें खुश कर देते थे और पराजित लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे कालांतर में अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। वे इस प्रकार अपना वर्चस्व बढ़ा लेते थे। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे युद्ध में विजयी होने वाला मुखिया अस्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे, उनका स्थान दूसरे नेता भी ले लिया करते थे। कालांतर में इस प्रक्रिया में बदलाव तब आया जब इन नेताओं ने समुदायों के कल्याण की तरफ अधिक ध्यान देना आरंभ किया। परिणाम स्वरूप नई नई संस्थाएं व परिपाटियां स्थापित हो गई। विजेता मुखिया ने मंदिर में देवताओं की मूर्तियों पर कीमती भेंटें चढ़ाना शुरू कर दिया। इससे समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। एन मरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सकें। एक अनुमान के अनुसार एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों को 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम में लगे रहना पड़ता था। आगे लिखेंगे बच्चों, उपरोक्त आधारों से पता चला है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या सम्भ्रांत वर्ग भी उत्पन्न हो चुका था और धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा इसी वर्ग के हाथों में केंद्रित था। इसकी पुष्टि उस शहर में राजाओं व रानियों की कब्रों व समाधियों से खुदाई के दौरान प्राप्त बहुमूल्य चीज़ों जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ और लाजवर्द जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजरों आदि से हुई है। कानूनी दस्तावेजों जैसे कि विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित जो मामले होते हैं उनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे हमें विवाह आदि से संबंधित प्रक्रियाओं की भी जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा की घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता विवाह के लिए अपनी अनुमति व सहमति प्रदान करते थे।
वर पक्ष के लोग वधू पक्ष को कुछ उपहार देते थे। विवाह की रस्म आदि के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे को उपहार देते थे और बैठकर भोजन करते थे। भोजन आदि के बाद मंदिर में जाकर भेंटें चढ़ाते थे। जब नववधू को उसकी सास लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उत्तराधिकार के रूप में उसका हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, जानवर, खेत आदि पैतृक संपत्ति उसके पुत्रों को मिलते थे। आगे लिखेंगे, सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था के अभाव में राज्य का कामकाज सुचारू ढंग से चलाना कठिन हो जाता था। अतः मेसोपोटामिया के शासकों ने एक सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था की नींव रखी। ऐसी प्रबंध व्यवस्था के कारण ही उस राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनी रही जो मेसोपोटामिया के विकास के लिए आवश्यक था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं, यहाँ पर फिर आता है 6ठा प्रश्न और इसमें कहा है किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट के कई संदर्भों में देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है जिसका तात्पर्य सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि से है। यूरोपवासी इस भूमि को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट को अक्षरशः सिद्ध करने का प्रयास किया गया। आगे लिखेंगे, सन 1873 में ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबिल में उल्लेखित जल प्लावन की कहानी अंकित थी। ठीक है, आगे लिखेंगे, बाइबिल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोवा नाम के एक मनुष्य को चुना। नोवा ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीवशूद्र या उत्नाफिस्टम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, 1960 के दशक में ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्सरशः सही नहीं पाई गई, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबिल कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। ऐसी ही जल प्लावन की घटना का उल्लेख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने महाकाव्य कामायनी में वर्णित किया है। इस जल प्लावन में शेष जीवित प्राणियों में मनु, श्रद्धा व ईड़ा को दिखाया गया है। उनके द्वारा सृष्टि की रचना का काम पुनः शुरू हो गया था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने 6ठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 11 इतिहास के अंतर्गत सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।